जब कहते हैं कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं हो सकता, नहीं होता। मरे बच्चे को गोद में दबाए रहने वाली बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। वही बात कि हम आत्मान्वेषण करें और उस आत्मान्वेषण की यात्रा में जो पुराना है, जो जर्जर हो चुके मूल्य हैं, उनको पहचानें और उसके बाद हम उन्हें एक नया स्वर दें। और यह जो जीवंतता है लगातार, जिसकी मैं चर्चा आपसे कर रहा था, यह जो जीवंतता है, यह जीवंतता हमारी भारतीय सभ्यता की अद्भुत विशेषता रही। और निर्मल वर्मा का वह कथन मैं आपके समक्ष उद्धृत करना चाहता हूँ कि निर्मल वर्मा ने भारतीय संस्कृति और राष्ट्र नामक निबंध में एक महत्वपूर्ण बात कही। उन्होंने लिखा कि भारतीय सभ्यता की यह अद्भुत विशेषता रही है जो उसके जीवंत होने की मर्यादा है। जीवंत इसीलिए है कि जो व्यर्थ का है, जो बह आया है, जो हमारे साथ चल रहा है, वही हजारी प्रसाद द्विवेदी जिसे कहते हैं कि पुराने का मोह सब समय वांछनीय नहीं होता। परंपरा के प्रति एक मूल्यांकन और विमर्श का भाव होना चाहिए। अगर परंपरा के प्रति मूल्यांकन और विमर्श का भाव हमारी सांस्कृतिक यात्रा में है, तभी हमारी सांस्कृतिक यात्रा एक आधुनिक स्वरूप ग्रहण कर सकती। तभी हमारी सांस्कृतिक यात्रा में लोक जीवन के प्रति आग्रह दिखाई देता है। इसी नाते हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में बराबर हम देखेंगे कि कैसे उनके यहाँ आधुनिकता परंपरा के विरुद्ध नहीं है और परंपरा आधुनिकता से मुक्त नहीं है। अशोक के फूल कुटज के माध्यम से द्विवेदी जी संस्कृति चिंता अतीत की गलियों एवं मिथकों के आकाश में सिर्फ नहीं भटकती, बल्कि आधुनिक जीवन की चुनौतियों से सीधे मुठभेड़ करती है और सभ्यता के संवेदनशील मुद्दों पर विमर्श की ताकत देती है। मैं आपके समक्ष ये उद्धृत करना चाहता था निर्मल वर्मा का कथन कि एक तरफ स्मृतियां और हमारा अतीत कैसे हमारी संस्कृति चिंता, हमारे संस्कृति चिंतन का महत्वपूर्ण पक्ष है, लेकिन कभी उससे मुक्ति भी आवश्यक है। अब यहाँ निर्मल जी का वो कथन मैं उद्धृत करना चाहता हूँ आप सबके समक्ष कि भारतीय सभ्यता में, भारतीय संस्कृति में जो आत्मबोध है, आत्मान्वेषण है और फिर अपने स्वरूप की खोज है, अपने सृष्टि की खोज है, उसे देखना हो तो निर्मल वर्मा एक बहुत महत्वपूर्ण चिंतक। उन्होंने लिखा कि भारतीय सभ्यता की एक अद्भुत विशेषता रही है जो उसके जीवंत होने की मर्यादा है। क्या है? वह अतीत को व्यतीत न मानकर, ध्यान दें, अतीत को व्यतीत न मानकर उसे समकालीन जीवन की ऐसी प्रतीक व्यवस्था में संयोजित कर पाई है जो आज भी उतनी ही अर्थवान और संस्कार संपन्न है जितनी पहले कभी। एक निरंतर नवता, एक पुनर्नवता, पुनर्नवा होने का भाव। हम सब, मैं भी आपसे जुड़कर आज अपने आप में कुछ नया कर पाऊं तो ये हमारा उद्देश्य होगा। आपको कुछ नया मैं दे पाऊं ये उद्देश्य, आपके अंदर कुछ नया बन पाए तो ये संदेश होगा। अब क्या है कि हम अतीत को व्यतीत न मानकर उसे समकालीन जीवन की ऐसी प्रतीक व्यवस्था में संयोजित कर पाई है भारतीय संस्कृति जो आज भी उतनी ही अर्थवान और संस्कार संपन्न है जितनी पहले थी। यूरोप की इतिहास चेतना वर्तमान और अतीत में जो सीधा भेद करती, यूरोप की इतिहास दृष्टि
अभी उसी यूरोप की इतिहास दृष्टि पर था मैं, जिसमें सभ्यता और संस्कृत के बीच में एक एक हम विभेद करते हैं, एक रेखा खींचते हैं। तो कहते हैं कि निर्मल वर्मा ने लिखा है कि यूरोप की इतिहास चेतना वर्तमान और अतीत में जो सीधा साधा भेद करती है, वह भारतीय सभ्यता के परंपरा बोध में एकदम बेमानी और अनावश्यक हो जाता है। इसीलिए चाहे कबीर हों, चाहे जितने भी हमारे संत हों, जितने भी लेखक हों, सभी जो कालजयी लेखक हुए हैं, उनमें यह स्वर दिखाई देता है। जो अतीत है, वो वर्तमान के संदर्भों से कितना जुड़ा हुआ है। पिछले 2000 वर्षों के दौरान, बहुत महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, पिछले 2000 वर्षों के दौरान विदेशी आक्रमणों, ऐतिहासिक उथल-पुथल और राजकीय परिवर्तनों ने इस परंपरा बोध को धूमिल और कलुषित अवश्य किया, किंतु इतना अवकाश अवश्य दिया है कि वह कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में जीवित रह सके। तमाम तमाम प्रतिरोधी ताकतों के बीच, प्रतिरोधी स्थितियों के बीच भारतीय संस्कृति का एक जो स्वरूप बना, एक जो पहचान बनी, वह पहचान इसीलिए बनी कि वह उसकी जीवंत होने की मर्यादा है। अब निर्मल जी इसी निबंध में उन्होंने लिखा है कि इसीलिए भारतीय का सभ्यता बोध उसे एक ऐसी समग्रता देता है जो धर्म, संप्रदाय, राजनीति और राष्ट्रीयता के लेबलों में परिभाषित नहीं हो पाती। न ही उसकी अस्मिता उन सेकुलर चौखटों में फिट हो सकती है जो आज के भारतीय सत्तारूढ़ वर्ग ने पश्चिम की राज्य व्यवस्थाओं से उधार लेकर अपने समाज पर आरोपित करना चाहे। तो एक जो समग्रता बोध है, एक सभ्यता का समग्रता बोध, एक संस्कृति का समग्रता बोध, उसका अभिप्राय है कि एक एक ऐसे व्यापक संसार और एक ऐसे व्यापक जगत से अपने आप को जोड़ना, जहाँ विज्ञान, दर्शन, ईश्वर, मनुष्य, लौकिक और अलौकिक के बीच में जो दीवारें खड़ी हैं, और ये उन्होंने मनुष्य को भी एक आर्थिक प्राणी, एक धार्मिक प्राणी, एक राजनैतिक प्राणी जैसे अलग-अलग कटघरों में विभाजित किया है। तो हमारे यहाँ यह जो हमारी संस्कृति की पहचान है, वो उसमें ये कटघरे नहीं, ये विभाजन नहीं। संस्कृत के वे सब जितने भी सेतु हैं, वो सभी सेतु जोड़ते हैं। दर्शन, ईश्वर, मनुष्य, लौकिक, अलौकिक। क्या याद करें हम अपने कैसे प्रेम की जो लौकिक प्रेम की कविता है, कैसे अलौकिक प्रेम में रूपांतरित हुई। दृष्टियां हैं। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ये हमारे संस्कृति का चिंतन, और इस संस्कृति की यात्रा में अगर हम देखें तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि इस यात्रा में जो शुद्ध है तो केवल मनुष्य की दुर्दम जिजीविषा, मनुष्य की जो दुर्दम जिजीविषा है वही शुद्ध है। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। अशोक के फूल का ये संदर्भ है। इस और एक तरफ ये कहते हैं, दूसरी तरफ उन्होंने लिखा है कि हमारे प्राचीन जो शास्त्र हैं, रीतियां हैं, क्रियाएं हैं, आचारों के अध्ययन का लक्ष्य जो है वो भविष्य है। तो भविष्योन्मुखी दृष्टि, वर्तमान केंद्रित दृष्टि और अतीत को व्यतीत न मानना, इस तरह से तीनों कालों में उपस्थित रहने की जो चेतना है, ये हमारी सांस्कृतिक पहचान की
एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है। अब अगर हम लोग देखें तो एक जीवन और साहित्य में जो एक रिश्ता बनता है, जीवन और साहित्य में जो एक एक साहचर्य है, वो कैसे हमारी जातीय चेतना, हमारी स्मृतियों को उसने कैसे बचाया। तो इस यात्रा में अगर हम हिंदी निबंध की पड़ताल करें, तो भारतेंदु युग के अगर निबंधों को अगर आप देखिए, तो भारतेंदु युग के निबंधों में ज्ञान साधना की खोज है। निबंधकार जो है, उसकी चिंता ज्ञानोदय और विवेकवान बनाने की साधना है में लगा है। निबंधकार की जो चिंता है, वो ज्ञानोदय और विवेक संपन्न समाज दृष्टि का निर्माण है। अपने देश के नागरिकों को जनतांत्रिक बनाने की एक ऐसी साधना में रत है, जहाँ जागरण का सृजनात्मक स्वर है और सभ्यता की इस पूरी यात्रा में अपनी भूमिका खोजने की चिंता है। ये भारतीय युग के निबंधों की अगर सांस्कृतिक स्वर खोजने की कोशिश करें, और इसका जो मूल है सांस्कृतिक यात्रा का भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध इस दृष्टि से उनके कुछ निबंध हैं जिनकी अपनी खास भूमिका है। एक तो जातीय संगीत नाम का उनका एक निबंध है, और वैष्णवता और भारतवर्ष नाम का एक। इन निबंधों में भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र कैसे जन स्वीकृति को और जन पक्षधरता को संस्कृति का स्वभाव मानते। भारतीयता, प्रादेशिकता, जातीयता, भारतीयता, प्रादेशिकता और जातीयता, इनके समन्वय की आकांक्षा का भाव। नंदुलारे वाजपेयी ने भारतेंदु युग पर विचार करते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है। उन्होंने लिखा है कि भारतेंदु के समय से स्थिति में परिवर्तन हो चला। आंखें खुली और आभासित हुआ कि रस किसी छंद में नहीं है, वह तो मानव संवेदना के विस्तार में है। नायक नायिका कवि जी की कल्पना में निर्माण होने के लिए नहीं, नायक और नायिका कवि जी की कल्पना में निर्माण होने के लिए नहीं, प्रगतिशील संसार की नानाविध परिस्थितियों और सुख दुख की तरंगों में डूबने, उतराने और धुल कर निखरने के लिए। और काव्य कला का सौष्ठव भी अनुभूति की गहराई में है, शब्दकोश के पन्ने पलटने में नहीं। इस सांस्कृतिक यात्रा में भारतीय युग की यह भूमिका है। इसीलिए आप बराबर देखिए कि साहित्य और जीवन के रिश्तों को खोजने के लिए भारतीय युग के निबंधकार बहुत बहुत उनकी चिंता के केंद्र में। आप भारतेंदु हरिश्चंद्र के निबंध भारतवर्षोन्नति कैसे हो सकती है, बाल कृष्ण भट्ट के निबंध साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, और स्वयं भारतेंदु हरिश्चंद्र के जातीय संगीत और वैष्णवता और भारतवर्ष।
तो ये वैष्णवता और जो भारतवर्ष है, ये भारतीय युग की जो वैष्णवता है, वही समाज संस्कार, देश वत्सलता, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक स्वाधीनता के स्वर एवं नैतिक मूल्यों के निर्माण की चिंता से प्रस्थान करती है। इसीलिए इस युग के निबंध में मोटे तौर पर देखें तो भारतीयता, प्रादेशिकता और जातीयता के समन्वय की चिंता है, आकांक्षा है। ये सब अलग-अलग नहीं है। भारतीयता, प्रादेशिकता और जातीयता ये अलग-अलग नहीं है। सब एक भारतीय होने का अर्थ प्रादेशिक भी होना है और अपने जाति, संस्कार और संस्कृति का बोध भी। लोक जीवन, लोक स्वभाव, लोक संगीत से संवाद का स्वर है। साम्राज्यवादी, उपनिवेशवादी एवं सामंतवादी संस्कारों से प्रतिरोध का संदर्भ है। स्वदेशी और स्वदेशानुराग के उदय का भाव है। स्वाभाविकता, युग निर्माण, युग बोध, सार्थकता, सामाजिक सांस्कृतिक उत्तरदायित्व, लोकतांत्रिककरण की संचेतना है। ये हमारी सांस्कृतिक चिंतन के केंद्र में है। भारतीयता, प्रादेशिकता, जातीयता, लोक जीवन, लोक स्वभाव, लोक संगीत और इनके साथ साथ साम्राज्यवादी और उपनिवेशवादी जो सत्ताएं हैं, उन सत्ताओं के प्रति प्रतिरोध का स्वर, सामंतवादी संस्कारों से मुक्ति का भाव, स्वदेशी और स्वदेशानुराग का भाव, जो 5 उद्देश्य भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने बताए थे, उन पांचों उद्देश्य में ये ये बातें आपको दिखाई देती। उनका नाटक अथवा दृश्य काव्य निबंध नामक जो उनका निबंध है। तो कैसे लोकतांत्रिककरण की संचेतना हमारी जातीय सांस्कृतिक चेतना का पहचान बनती है भारतीय युग। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी। उन्होंने कहा था कि भारतेंद्र बाबू का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा था कि हमारा साहित्य जहाँ का तहाँ छूट जाता था, इस बीच में भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र ने उसे उठाकर सशक्त किया और हमारे साथ उसे फिर से लगा दिया। यह है उसकी जीवन। बालकृष्ण भट्ट, याद करिए कि कैसे साहित्य को बालकृष्ण भट्ट ने कहा कि साहित्य सभ्यता का अंग, साहित्य हमारी सांस्कृतिक पहचान, एक सांस्कृतिक यात्रा हम साहित्य में करते, तो उन्होंने उसे सभ्यता का अंग कहा। और यह जो गूंज है, सभ्यता की खोज और संस्कृति चिंतन की जो खोज है, उसकी जो अनुगूंज है, वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, भारतेंद्र बाबू हरिश्चंद्र की जो चिंता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी से होते हुए विद्यानिवास मिश्र और कुबेरनाथ राय तक के निबंधों में वो सुनाई देती है। ये जो निबंध हैं इस दौर के, भारतीय युग के जो निबंध हैं, सभी निबंधों, समय कम है, सभी निबंधों पर मैं कोई बात नहीं करना चाहता, लेकिन साहित्य, ये निबंध यह मानता है कि संस्कृति का संबंध साहित्य से, साहित्य ही संस्कृति, साहित्य ही सभ्यता है। इसीलिए याद करिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कविता क्या है निबंध, जिसमें वो कहते हैं कि जैसे जैसे सभ्यता बढ़ती जाएगी, कवि कर्म कठिन होता जाएगा, किंतु कविता की जरूरत बढ़ती जाएगी। और यहाँ पहले चरण में उन्होंने कहा कि कर्म साहित्य का काम है, सभ्यता का प्रसार कर। सभ्यता और संस्कृति की एकता की बात मैंने अपने पहले हिस्से में की है। कहते हैं साहित्य का काम क्या है? साहित्य का काम सभ्यता का प्रसार कर। अब जो दूसरा समय आता है, जो दूसरा दौर है, आप देखिए हमने प्रस्थान किया था, उस प्रस्थान में साहित्य का काम सभ्यता का प्रसार करना,
साहित्य का काम सभ्यता का निर्माण है। और जो दूसरा दौर है निबंध का, जिस दूसरे दौर में के जो निबंध के संस्कार हैं, वह राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, बाल बाल गंगाधर तिलक एवं अन्य जो सुधारवादी आंदोलन है, ब्रह्म समाज, स्वामी रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, तो इनका जो इनकी उपस्थिति और इनके दर्शन की जो चेतना थी, उस चेतना से हम एक नए सुधार और जागरण के दौर में प्रवेश करते हैं, जहां राष्ट्रबोध, भारत बोध के निर्माण की आकांक्षा, राष्ट्रबोध और भारत बोध के निर्माण की आकांक्षा, पहले दौर में सभ्यता के प्रसार की चिंता, ये जो दूसरा दौर है, उस दूसरे दौर में जागरण का स्वर है, राष्ट्रबोध और भारत बोध के निर्माण की आकांक्षा। और ये जो पूरा जो समय है हमारे निबंध का, जो दूसरा दौर है, जिसे हम द्विवेदी काल कह लें, और द्विवेदी युग कह लें, या द्विवेदी युग कहना थोड़ा सा असंगत होगा, उसे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल युग कहें तो ज्यादा अच्छा। शुक्ल युग के पूर्व की जो आवाज है और शुक्ल युग की जो आवाज और शुक्ल युग के बाद की जो आवाज है, उन आवाजों में कैसे एक निरंतरता दिखाई देती है। तो दूसरे दौर में निबंध यात्रा में आप देखेंगे कैसे राष्ट्रबोध, भारत बोध के निर्माण की आकांक्षा दिखाई देती है। इसी नाते आप देखिए समाज सुधार, स्त्री शिक्षा, सामाजिक एकता, अंधविश्वास, रूढ़ियों का विरोध, स्वदेशी का प्रयोग और प्रचार, देश प्रेम और वत्सलता, साम्राज्यवादी सत्ता का विरोध के साथ साथ विवेकवादी वैज्ञानिक दृष्टि के निर्माण की जो यात्रा शुरू हुई थी, उसमें विद्यानिवास मिश्र ने अपनी उपस्थिति से एक नया रचनात्मक हलचल पैदा की। एक नए लोकमन के निर्माण की चिंता के साथ एक ऐसा लोकमन जो जहां भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में कोई विभेद नहीं है। इसीलिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात निर्मल वर्मा ने लिखी है कि हमारे यहाँ जो सांस्कृतिक चिंतन है, उसमें जो दीवार खड़ी थी, वह दीवार हमने कैसे गिरा दी। हमारे यहाँ इतिहास और मृतक, समय और स्मृति, ये इनमें सब एक तरह की अंतर्निहित एकता है। और इसे देखना हो तो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी से होते हुए विद्यानिवास मिश्र के निबंधों की ओर मैं चलता हूँ। अब तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों में एक तरह की आधुनिकता के अनुसंधान की चेतना है, परंपरा की व्याख्या, परंपरा के जीवंत प्रश्नों के तलाश की चिंता है। रविंद्रनाथ से गहरा संबंध था, और रविंद्रनाथ की जो विश्व दृष्टि है वो कैसे वैश्विक है, और उसमें एक अखिल भारतीय स्वप्न भी है, वैश्विक स्वरूप भी है और एक अखिल भारतीय स्वप्न भी उसमें समाया हुआ है। और इसी नाते हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ आप देखिए कि उनके यहाँ न तो भारतीयता के प्रति विराग है और न पश्चिम के प्रति अतिशय राग है, और उनकी जो विश्व दृष्टि है, उस विश्व दृष्टि में लोक की गहरी उपस्थिति है। इसी नाते एक सभ्यता की समीक्षा, उनका निबंध साहित्य हमारे समय की सभ्यता समीक्षा है। मुक्तिबोध का शब्द उधार लेकर कहूँ,
और उनका कबीर विषयक चिंतन देख लीजिए, कैसे रविंद्रनाथ की जो चेतना है वो रूपांतरित होती हुई दिखाई देती है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के। और उन्होंने एक भक्तिकार एक कल्पलता में लिखा, द्विवेदी जी ने कल्पलता में लिखा है कि हमारी भाषा का जो पुराना साहित्य है वो प्रांतीय सीमाओं में बंधा नहीं। आपको यदि हिंदी साहित्य का अध्ययन करना है तो उसके पड़ोसी साहित्य बांग्ला, उड़िया, मराठी, गुजराती, नेपाली आदि के पुराने लिखित और अलिखित को जाने बिना आप घाटे में रहेंगे। तो ये बोध है कि कैसे उस समय की जो हमारे निबंधों में जो एक सांस्कृतिक स्वरूप निर्मित हो रहा था वो भाषाओं में कोई विभाजन नहीं देख रहा। अगर हमें हिंदी को जानना है तो बंगला, उड़िया, मराठी आदि, नेपाली आदि को जानना होगा, और उसी तरह से बंगला को जानना है तो हिंदी आदि को भी जानना होगा। तो एक अनुसंधान यात्रा है उनके निबंध, भारतीय संस्कृति के अनुसंधान की यात्रा है। और उस यात्रा में द्विवेदी जी ने एक कितना गहरा आग्रह है द्विवेदी। और जब उन्होंने लिखा कि साहस के साथ कहा कि हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। तो ये बात जब द्विवेदी जी लिख रहे थे तो द्विवेदी जी के सांस्कृतिक चिंतन में रविंद्रनाथ की उपस्थिति, जो उसका स्वरूप लिखा, अगर नहीं है तो भारतीयता और भारतीय स्वरूप को और चिंतन को रेखांकित करते हुए जो कुटज निबंध लिखा, उस कुटज निबंध में लिखा है, कुटज क्या केवल जी रहा है, वह दूसरे के द्वार पर भीख मांगने नहीं जाता। कोई निकट आ गया तो भय के मारे अधभरा नहीं हो जाता। नीति और धर्म का उपदेश नहीं देता, अपनी उन्नति के लिए अफसरों का जूता नहीं चाटता, दूसरों को अपमानित करने के लिए ग्रहों की खुशामद नहीं करता, आत्मोन्नति हेतु नीलम नहीं धारण करता, अंगूठियों की लड़ी नहीं पहनता, दांत नहीं निपोड़ता, बंगले नहीं झांकता, जीता है और शान से जीता है। ये जो है जीना और शान से जीना है। इसीलिए ये उनके निबंधों का स्वर है। उन्होंने लिखा कि द्विवेदी जी के जो निबंध हैं, कुटज हो, चाहे अशोक के फूल हो, चाहे शिरीष के फूल हो, चाहे देवदार हो, जैसे जो निबंध हैं वो मनुष्य और मनुष्यता के इतिहास और सभ्यता की एक पूरी समीक्षा करते। कहते हैं जीना चाहते हो, इसीलिए कहते हैं कि जो अपराजेय जीवन शक्ति है, जो बात निर्मल जी कह रहे थे, अपराजेय जीवनी शक्ति ही थी भारतीय संस्कृति के समक्ष कि इतने आक्रमणों, इतने प्रतिरोध के बावजूद भी आज बची हुई है, उपस्थित है। तो इसीलिए वो कहते हैं कि जीना चाहते हो, और यही अपराजीय जीवनी शक्ति हमारी सांस्कृतिक चेतना का एक महत्वपूर्ण पक्ष। जीना चाहते हो, कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो, वायुमंडल को चूस कर, झंझा तूफान को रगड़ कर अपना प्राप्य वसूल लो, आकाश को चूम कर अवकाश की लहरी में झूम कर उल्लास खींच लो। कुटज का यही उपदेश है, यही संदेश है। तो ये कुटज का ही संदेश नहीं है, यह कुटज के बहाने हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंधों की सांस्कृतिक चिंतन का स्वर है। निबंध की यात्रा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने एक चिंतन की एक नई धारा की ओर इशारा किया, और उन्होंने अपने ढंग से संस्कृति को देखा।
और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ देखिए, उनके निबंधों में एक लालित्य संस्कृति के निर्माण की चिंता, एक नई संस्कृति की तलाश है जिसके केंद्र में मनुष्य है, अपराजेय जिजीविषा है, धर्म संस्कृति है, स्मृतियां हैं। इसीलिए ये कहा जाता है कि उनके जो निबंध हैं वो दरअसल सांस्कृतिक यात्राएं हैं। उन्होंने लिखा था, द्विवेदी जी ने कहा भी था कि मनुष्य की जो श्रेष्ठ साधनाएं हैं वही संस्कृति, मनुष्य की श्रेष्ठ साधनाएं ही संस्कृति। द्विवेदी जी तो भारत की खोज और भारत बोध और अपनी सांस्कृतिक और श्रेष्ठ साधनाओं के खोज की जो यात्रा शुरू हुई थी, उस यात्रा में एक नया स्वर, भारत के स्वरूप और प्रकृति की तलाश, संस्कृति और सभ्यता के निर्माण की चिंता, एक स्वाधीन चेतना, पाठक से आत्मीय रिश्ता, ये द्विवेदी जी के निबंधों की कैसे पहचान कि सभ्यता और संस्कृति के निर्माण की चिंता, स्वाधीन चेतना, पाठक से एक आत्मीय रिश्ता बनाते, एक संवाद है। लेना चाहते हो तो ले लो, रगड़ कर ले लो, चूम आकाश की लहरों को छू लो। तो ये एक आत्मीय रिश्ता, सनातन परंपरा से संवाद, अंधकार से प्रकाश और जड़ से चैतन्य ही नहीं, जड़ में चेतना के दर्शन, जड़ में भी चैतन्यता के दर्शन, मनुष्य की जिजीविषा एवं लालित्य की खोज, रम्य संस्कृति और उसके ललित रूप की चिंता दिखाई दी। इसीलिए उनके निबंधों में ये स्वर है। भारत की सांस्कृतिक समस्या, अशोक के फूल, शिरीष के फूल, ये केवल निबंध नहीं है, भारत की आत्मा के सूत्र यहाँ दिखाई देते हैं। भारत की आत्मा के सूत्र दिखाई देते। अभी वो उद्धरण जिसमें मैंने द्विवेदी जी का वो उद्धरण कुटज का सुनाया कि जीना चाहते हो तो कठोर पाषाण को भेद कर, पाताल की छाती चीर कर अपना भोग्य संग्रह करो। अब आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के निबंध में दो परंपराएं दिखाई दी। उनके दरअसल दो निबंध, एक अशोक के फूल, एक शिरीष के फूल। अशोक के फूल और शिरीष के फूल दरअसल ये केवल दो निबंध ही नहीं है, बल्कि दो परंपराएं हैं। ललित निबंध की दो परंपराएं हैं। और मैंने ये अनुभव किया कि अशोक की फूल की परंपरा के निबंधकार कुबेरनाथ राय हैं, तो शिरीष की फूल की परंपरा विद्यानिवास मिश्र ने लिखा। विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में भारत की जो आर्ष चिंतन परंपरा की खोज है, आर्ष चिंतन, भारतीय संस्कृति में जो आर्ष चिंतन परंपरा की खोज है, वह यात्रा विद्यानिवास मिश्र के निबंधों में दिखाई देती। उन्होंने भारतीयता को परिभाषित करते हुए रीति रिवाज की स्वतंत्रता, असंख्य जातियों के सुरक्षित वास, उनमें अंतर्निहित एकता, छंद की प्रतिष्ठा, कर्म में देवत्व की खोज, बुद्धत्व और रामत्व के एकत्व की तलाश, महाभारतीय समन्वय पद्धति की तलाश, वैदिक और अवैदिक परंपराओं की जो संवाद धर्मी स्थितियां हैं, उन स्थितियों से संवाद और पक्षधरता, कला की स्वायत्तता और कलाकार की स्वतंत्रता की पक्षधरता को वो अपने निबंधों में रेखांकित कर। भारतीयता की तलाश उनकी विशिष्टता है, और इसे अगर देखना हो तो चितवन की छां, हल्दी धूप, तुम चंदन हम पानी, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जैसे निबंध में आप देख सकते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में विद्यानिवास जी ने लिखा, और यह स्वयं विद्यानिवास जी की ही रचनात्मकता का परिचय है। जो बात उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए कही, दरअसल उसमें वो खुद ही दिख रहे हैं। उन्होंने लिखा कि पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी
भी शिरीष के फूल थे। वह स्वयं उनकी रचनात्मकता का परिचय है। उन्होंने कहा था कि हजारी प्रसाद द्विवेदी भी शिरीष के फूल थे, कठिन तप में विकसित हुए, पर स्वभाव में ऐसी मृदुता पाई कि उनसे वचन या कर्म का उत्ताप सहा नहीं जाता। शिरीष की तरह वह अवधूत स्वभाव के लेखक। यह कथन विद्यानिवास मिश्र जी का है, जो उन्होंने हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में। और आचार्य द्विवेदी ने तुम चंदन हम पानी की भूमिका लिखी। तुम चंदन हम पानी की भूमिका लिखी और उसमें विद्यानिवास जी के निबंध के बारे में जो कहा कि इन निबंधों में उनके सरस व्यक्तित्व, व्यापक ज्ञान और चिंतन की छाप सर्वत्र जगी। तो जो वैष्णवती सरसता है, वैष्णवती सरसता के साथ साथ आर्ष परंपरा का जो पांडित्य है, ये विद्यानिवास जी के निबंधों की पहचान है। अब मैं सिर्फ एक या दो निबंध की चर्चा करूंगा, शायद कुबेरनाथ राय तक न पहुंच पाऊं, तो मैं विद्यानिवास जी पर ही अपना लेक्चर समाप्त करूंगा। तमाल के झरोखे से, ये सिर्फ निबंध नहीं है, आप इसे भारतीय संस्कृति का जीवंत प्रतीक कह सकते हैं और विद्यानिवास जी की जो जीवंत रचना यात्रा है, उसका भी प्रतीक कह सकते हैं। अब तमाल के वृक्ष को याद करते हुए तमाल को मृत्यु की नाभ में जीवन की मनोहर गंध कहते हैं। मृत्यु की तमाल क्या है? तमाल को उनके लिए कहा कि मृत्यु की नाभ में जीवन की मनोहर गंध, ये भारतीय संस्कृति की पहचान। मृत्यु की नाभ में जीवन की मनोहर गंध, दुर्दम्य आकांक्षा। याद करिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी वही अपराजय जिजीविषा वहां आया है, यहाँ दुर्दम्य आकांक्षा। और आश्चर्य होता है कि वो व्यक्ति तमाल के वृक्ष से संवाद करता है और कैसे तमाल को याद करते हुए अपना जीवन रस उसमें उड़ेलते हुए वो कैसे भारत की आध्यात्मिक विरासत की खोज करते और भारत की सांस्कृतिक चेतना से संवाद करते। तमाल उनके लिए एक वृक्ष मात्र नहीं है, ठीक वैसे उसी तरह जैसे हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के लिए शीरीष, देवदार, कुटज केवल वृक्ष नहीं है, बल्कि भारतीय जीवन सभ्यता का प्रतीक है। हम सब जानते हैं कि विद्यानिवास जी कन्हैयालाल मुंशी विद्यापीठ में रहते हुए तमाल के, वहां एक तमाल का वृक्ष, उस विद्यापीठ के जब वो निदेशक हुए तो तमाल के वृक्ष पर उनकी निगाह गई और जब निगाह गई तो एक नया स्वर, एक नया रूप सामने आया। एक परंपरा और ज्ञान और विरासत के एक नए गवाक्ष खुले। कैसा लोक जीवन, एक उद्धरण पर्याप्त। उन्होंने लिखा कि इसे पहचानते ही लगा, उस निबंध की पंक्तियां हैं, इसे पहचानते ही लगा कि कब से इसे पहचानता, देखा पहली बार, तमाल के वृक्ष से संवाद पहली बार। लेकिन यही सांस्कृतिक यात्रा है कि इसे लगा कि कब से इसे पहचानता हूं। काली कालिंदी को इसी ने अपनी घनी काली छाया से और काल भंवर बना दिया। इसी ने गोरी राधा के उज्जवल नील प्यार की छां और सघन और सार्द्र कर दी। इसको मैं हर बसंत में झरते और झीने फूलों से भरते देखता हूं। हर वर्षा में विशेष संघन पत्र जाल का छत्र बना देखता हूं। इसकी छां में जो रस वर्षा होती है,
वह बाहर की रस वर्षा से कहीं अधिक जोरदार होती है। यह तमाल दोनों रस वर्षाओं से भीग भीग कर सिहरता रहता है। इसकी छाया में कितना अंधकार सिमटता है। उस अंधकार में वृषभानु की दमकती दुलारी राधा श्यामा हो जाती है और श्याम घनश्याम हो जाते हैं। घनश्याम के रसिकेल से भीगी वन भूमि श्यामा हो जाती है और श्याम घनश्याम हो जाते हैं। श्यामा श्याम की रसिकेल से भीगी वन भूमि का यह सौंदर्य अद्भुत है। कैसे हमारी सांस्कृतिक रागात्मक चेतना का हिस्सा वो बनता है। विद्यानिवास जी की स्मृति के तमाल और तमाल के वृक्ष में कितनी गहरी रागात्मक एकता है। वे दुखी हैं कि समय ने दोनों तमालों की उपेक्षा की और इसका दुष्प्रभाव हमारी संस्कृति, हमारी आत्म चेतना पर पड़ा और वो अपनी जो उनकी एक उनका जो अपना एक सांस्कृतिक बोध है, उस बोध को बचाना चाहते हैं और उस बोध को बचाकर वो एक नए तरह के एक जो कुछ भी टूट गया है, छूट गया है, रह गया है, उसे फिर से पकड़ना चाहते हैं। वे बहुत व्यथित हैं तमाल को देखकर, आनंदित भी होते हैं, रसमग्न भी हैं, डूबते हैं तमाम स्मृतियों में, श्यामा श्याम की स्मृतियों में। लेकिन वो दुखी भी हैं। कहते हैं देखते देखते कई मित्र गए, कई आत्मीय संबंधी गए। तमाल की टहनियों का जाना, आत्मीय संबंधों का जाना। आत्मीय संबंधी गए, सबने एक एक डाल छिनगाई, सबने एक एक कोटर उघाड़े। तमाल की जो डाल कट जाती है वह फिर नहीं पनपती, तब भी सूनेपन में एक प्यास जगाती है। वही जीवन बनती है, वही जीवन की सुरभि बनती है, वही मृगनद बनकर बेचैन करती है, दौड़ाती है। वह जीवन को दूसरों के लिए आस्वाद, दूसरों के लिए ग्राह्य और दूसरों के लिए गेय बनाती है। मेरे साथ यह कुछ भी घटित नहीं होता। जीवन की आकांक्षा तमाल गंधी परंपरा में पले होने पर भी उतनी दुर्दम नहीं हो पाती। इसीलिए मन आज कुछ उदास है, शायद इसलिए भी कि अब उदास ही नहीं हुआ जाता। इस उदासी में मैं तमाल को भी कभी-कभी नहीं देख पाता। तमाल की छाया में घने हुए अंधकार को भी अनदेखा कर जाता हूँ। अंधकार में छीने हुए नील प्रकाश के विग्रह को भूल जाता हूँ। तो यह तमाल कैसे जीवन की जो निरी गंध है, निरी उन्मादी गंध है, जो जीवन का अनंतर रस है, प्रिया प्रीतम की जो उद्दाम आकांक्षा है, अंग अंग में समाई हुई जो श्यामा श्याम है, प्रिया प्रीतम के माथे पर जो कस्तूरी का तिलक है, प्रिया प्रीतम के मिलन की जो मधुर आकांक्षा है, जयदेव के इंद्रिय व्यापार की जो झलक है, जहां एक दूसरे की एकाकारता के लिए तड़प और एकाकार होने की आशा है, प्यार की सघनता है, प्यार का सर्वग्रासी प्लावन का प्रतीक है, स्वप्न और मिलन की तड़प का प्रतीक भी है। राधा और कृष्ण के प्रेम की अनथक यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जहां कृष्ण के टूटन अकेलेपन की चित्कार भी समाया हुआ है। कैसे छांदोग्य इस तमाल के बहाने वो छांदोग्य उपनिषद जयदेव से संवाद करते हैं। ये एक मतलब तमाल के बहाने विद्यानिवास जी एक सांस्कृतिक यात्रा पर निकले, एक सांस्कृतिक अनुसंधान यात्रा पर निकले और एक ऐसी यात्रा है जो कभी खत्म नहीं। पाठक भी जब इसे पढ़ता है तो एक यात्रा पर निकलता है। तमाल हर श्रृंगार इसी तरह जीवन के निरंतर एवं सनातन चेतना का प्रतीक है। इस यात्रा को
कुबेरनाथ राय ने अपने निबंधों के माध्यम से एक नया स्वर दिया वंदे वाणी विनय को। जैसे निबंधों में एक जो आर्ष चिंतन, भारत की जो सनातन परंपरा है, जो भारत की वैदिक परंपराएं हैं, उन परंपराओं से एक संवाद की कोशिश दिखाई। मुझे लगता है कि अब और भी अभी समय है कि राम प्रवेश जी, अभी 15 मिनट है, 18 मिनट बातचीत के लिए, तो 10 मिनट में बात अगर समय कंप्लीट हो जाए, उसके बाद प्रतिक्रिया देंगे जो हमारे प्रतिभागी हैं। तो कुछ बातचीत आप करना चाहते हो तो बताएं। जी सर, जी सर। तो उससे कुछ बातें निकलेंगी अगर आपकी कुछ बातचीत हो। जी सर, जी। नीरज मिश्र जी है, वो अपनी प्रतिक्रिया। जी सर, जी प्रणाम सर।